देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार। देखिए, पॉजिटिविटी का माहौल अपने आप बनने लग जाएगा। और कोई? जी सर, अगला प्रश्न। हजारों युवा यहां से एक अभूतपूर्व संदेश लेके जा रहे हैं कि नकारात्मक का जवाब सिर्फ सकारात्मकता हो सकता है। ऐसे में एक प्रश्न श्रीमती विराज दीवान इस तरफ है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रश्न करें। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से और विराज दीवान पीछे हैं, बिल्कुल खड़ी हैं और वो प्रश्न करना चाहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पेशे से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आप हम जैसे युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपका धन्यवाद करेगी। चाहे नोटबंदी हो या GST, लोगों को अब उसकी कीमत समझ आने लगी है। एक CA होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका बहुत सारा फायदा है। मेरा सर आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वोट बैंक की परवाह किए बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं? जय हिंद। बहुत सरल सा जवाब है। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता। देखिए, समाज जीवन में दर्द कर रहा आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, लगा पूरा ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि जब हमारी सरकार बनी तब हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे। पूरे विश्व में हम 10वें नंबर पे थे। आज हम 6ठे नंबर पे पहुंच गए। 4 साल में 10 में से 6 नंबर पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा ये खबर आएगी कि भारत अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है। दुनिया के समृद्ध देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है।
आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसके पास है? कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज हमारी सरकार के समय लोकार्पण हुआ। किसको गर्व नहीं होगा? पहले की तुलना में जब हम आए 2014 में देश में 38% सैनिटेशन था, शौचालय थे, ग्रामीण शौचालय 38%, आज 98% हो गया। जब हम आए तब देश के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, आज करीब करीब देश के सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जितने बैंक अकाउंट खुले हैं उसके आधे अकेले मोदी के राज में खुले हैं। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है, काली मजदूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं करने में फिर पीछे नहीं रहूंगा। जी, अगला प्रश्न इस तरफ से, जो मैं यहाँ एक सुश्री शिखा नारंग हमारे बीच में है, वो एक सवाल करना चाहती है। एक युवती है, वो प्रधानमंत्री से मुखातिब है, और आप अपना सवाल पूछें, इन्हें माइक दें। देश के युवाओं को गर्व है कि इतने गौरवमय क्षण हमें मिले पिछले इन 4.5 वर्षों में। जी शिखा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मेरा नाम शिखा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने भारत के विकास के लिए इतनी मेहनत करके इतनी योजनाएं बनाई हैं, इन योजनाओं के फलस्वरूप और अपनी दृष्टि से आप भारत देश का भविष्य कैसे देखते हैं? मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूं, शानदार देखता हूं, जानदार देखता हूं। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? यूके में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में भारत की गूंज है कि नहीं है? कनाडा में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? चारों तरफ दुनिया में आज भारत के गौरवगान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं समझता हूं इतने कम समय में अगर हम दुनिया के अंदर भारत के हक का, ये सब हमारा हक था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, हमने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ भारत का जो हक था उसको दिलाने की कोशिश की है, वो हमें आज मिला है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाओ और दुनिया के करीब करीब सभी देश नाक पकड़ करके बैठ जाए? गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया के अनेक देश इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ते हो, लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों हमारे साथ दोस्ती करते हो, ये देश के लिए गर्व की बात है कि नहीं? ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में तनाव होगा, लेकिन दोनों हमारे साथ जुड़ जाएं, दोनों हमसे दोस्ती करें, ये हमारे लिए गर्व होगा कि नहीं होगा? आज भारत ने अपनी एक जगह बनाई है। उसी प्रकार से जैसा मैंने कहा, आर्थिक क्षेत्र में इतने आगे बढ़े हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज स्टार्टअप जो हमारे देश का 800 मिलियन यूथ हो, जिस देश के पास 800 मिलियन, करीब 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश
जवान है, जवानी की ताकत है, जवानी का उमंग है, जवानी की ऊर्जा है, जवानी के सपने हैं, वो देश पीछे कैसे रह सकता है। आवश्यकता है उसको सही मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो अपने आप परिणाम मिल सकता है। और इसलिए मैं भारत के उज्जवल भविष्य के मूल में भारत की युवा शक्ति, भारत का बढ़ता हुआ मध्यम वर्गीय दायरा, भारत के सर्विस सेक्टर में भारत का दुनिया में होता जा रहा योगदान, कृषि पर हमारी आत्मनिर्भरता, दूध के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1, ऐसे कई विषय हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से 77 पर पहुंच जाना, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली बड़ी इकोनॉमी में भारत नंबर 1 है। ये सारी चीजें हैं। आज भारत चाइना में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, हिंदुस्तान उनसे आगे निकल गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। विश्व में एक विश्वास पैदा किया। ये सारे आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे देश का भविष्य उज्जवल है। मेरे 800 मिलियन नौजवान, 35 साल से कम उम्र के नौजवान की ताकत, और जो इस मिलेनियम के बच्चे हैं, जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, वो एक नए सपने, नई ताकत लेकर के आए हैं, और यही मेरे आने वाले हिंदुस्तान को खींच के ले जाने वाले लोग हैं। उनको मेरी बहुत शुभकामना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं आपके बाईं और इस तरफ एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, जो आरजे विश्रुति हमारे बीच में उपस्थित है, एक उत्साह से लबरेज युवती है, वो आपसे एक सवाल करना चाहती है। आपका सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। विश्रुति, आप पूछें। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी। मैं आरजे विश्रुति हूँ, रेड एफएम से मॉर्निंग शो करती हूँ, और बहुत ही गर्व से ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली बार इस देश को ऐसा लीडर मिला है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूथ, यंगस्टर की फॉलोअरशिप है, और वो आप है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई क्वेश्चन कि रोज़ सुबह शो में कई सारे ऐसे यंगस्टर से बात होती है, ऐसे स्टूडेंट से बात होती है जो ये कहते हैं कि टीवी पे जो पॉलिटिकल डिस्कशंस चलते हैं, जो डिस्कर्स होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, उससे बहुत कंफ्यूज फील करते हैं। ऐसे बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में जाएं और सिंपल शब्द कि किसको वोट दें। तो उन सारे फर्स्ट वोटर्स को, या तो ऐसे यंग वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि हमारे देश में हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दलों की मानसिकता अभी भी बहुत पुरानी है, और इसलिए लगातार डेवलपमेंट के मुद्दों पर डिबेट हो, सामान्य मानवीय की आशा, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के संदर्भ में डिबेट हो, रेल, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इन सारी चीजों में चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे विरोध में बैठे हुए लोग, उनके लिए मुद्दों पर बहस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ, तो आंकड़े बताएंगे कि मोदी ने तो पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया। रोजगार में क्या किया, तो मोदी ने पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया। नई नई योजनाओं को ले गए तो कहेंगे मोदी से ज्यादा हो गया। तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है, और इसलिए दुर्भाग्य से हमारे देश के जिम्मेवार दल भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, और उनका एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है मालूम है? कौन सा मुद्दा है? उनका एक ही मुद्दा है, मोदी।
वो सुबह उठते ही मोदी 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 से शुरू हो जाते हैं, रात को भी पता नहीं उनको नींद आती होगी कि नहीं आती होगी। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए मुद्दा 125 करोड़ देशवासियों के सपने हैं। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षा है। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए हमारे देश के किसान को ताकतवर बनाना हमारा मुद्दा है। उनके लिए मोदी मुद्दा है, हमारे लिए जो शहर को है वो गांव को मिलना चाहिए, उस सुविधाओं को ले जाने का हमारा प्रयास है। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए 800 मिलियन नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके अवसरों को पंख देने के लिए ऐसी योजनाओं को लाना, ये हमारी दिन रात की चिंता और विषय है। उनके ये नहीं है, और इसलिए किसी भी ऐसे नौजवान का कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है, कुछ बदलाव है। पहले ये टीवी हो, अखबार हो, जो परोसते थे आपको वही लेना पड़ता था। अब आपके मोबाइल फोन पर पूरी दुनिया है, आप वेरीफाई कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आराम से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए, आप एक साथ 3 अखबार लेकर के बैठिए, एक खबर एक अखबार में एक पहले पेज पर होगी, दूसरे में तीसरे पेज पर होगी, चौथे में एक कोने में कहीं कोने में पड़ी होगी। तो आपके मन में पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों? अगर खबर इतनी इनके लिए महत्वपूर्ण थी तो इनके लिए बेकार क्यों है? तो फिर पता चल जाएगा कि किस अखबार का क्या स्वभाव है। आपको मुश्किल नहीं होगा, आप टीवी चैनल भी 3-4 देख लेंगे तो पता चलेगा एक ही खबर को ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो आप आराम से, और मैं मानता हूं हमारे देश की नई पीढ़ी के जो नौजवान है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनमें ये महारत हमसे भी ज्यादा है। वो मोबाइल फोन पर सारी दुनिया खोज करके, वो गूगल गुरु के विद्यार्थी हैं। वो गूगल को पूछेंगे बताओ भाई ये मोदी क्यों ऐसा कह रहा है, सच क्या है, उसको 5 मिनट में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं देश की युवा पीढ़ी खबरों को बराबर बारीकी से एनालिसिस करने की आदत बनाए। किसकी खबर सही निकलती है उसका एक खाका बनाए, और वो विश्वास हो जाएगा कि किस रास्ते पर चुनना है। लेकिन परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच का भाव, ये सारी चीजों ने देश को बर्बाद किया है। उससे जो मुक्ति दिलाता है और जो देश को आगे ले जाने के लिए सोचता है, उसी के साथ चलना चाहिए। ये भाव हमारी नई पीढ़ी में होना चाहिए। हमारे फर्स्ट टाइम वोटरों ने आपातकाल क्या था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया, तो उसको पता नहीं है। हमारे फर्स्ट टाइम वोटर को, मुझे तो मालूम है गुजरात में जो वोटर अभी बने उनको पता ही नहीं था कि पहले भोजन करते समय बिजली नहीं आती थी। जब तक मैं मुख्यमंत्री बना गुजरात में 2001 में, तब सबसे पहले लोगों ने मेरे से क्या मांग की थी, मुझे फूल गुलदस्ता देने आते थे। नया नया मुख्यमंत्री बना था तो परिचय करते थे, हम उस जिले से आए हैं, तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आप मुख्यमंत्री बन गए। फिर धीरे से कहते हैं साहब एक काम करो। मैं कहता हूं क्या? साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना करो। ये दिन थे गुजरात के। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन उस समय जो 3 साल का बालक था उसको मालूम नहीं है कि उसके माँ बाप को अंधेरे में गुजारा करना पड़ा था। और इसलिए ये नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि देश को 70 साल कैसे लूटा गया, कैसे बर्बाद किया गया है, और पहली बार ये 5 साल में इस बर्बादी से बचाने की कोशिश हो रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता मैंने सब कर लिया है, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया है, लेकिन किया है वो सही दिशा में किया है, सही करने के लिए किया है, और अपनी चमड़ी बचा कर नहीं किया है, जी जान से किया है, खुद को दांव पे लगा कर किया है।
और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, न मैं रुकने वाला हूं, न मैं थकने वाला हूं, और न ही झूठ के सामने कभी झुकने वाला हूं। मेरा सर झुकता है एक ही जगह पे, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के आगे। और मेरा कोई रिमोट कंट्रोल है तो 125 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। मैं उन्हीं को समर्पित हूं, उनके सपनों को समर्पित हूं, और उन्हीं के लिए काम करने का निर्णय कर करके मैं चला हूं। आपके आशीर्वाद बने रहे। मुझे अच्छा लगा ये कार्यक्रम की रचना के लिए। मैं यहाँ के हमारे सांसद महोदयों को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बढ़िया रचना की। यहाँ के पार्टी के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे होनहार लोगों से मिलने का मौका मिला, और मैंने देखा कि सवाल पूछने में भी बेटियां ज्यादा आगे थी। तो मैं इस विमेन एम्पावरमेंट को भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर से एक बार जो नौजवान हजारों की तादाद में बाहर खड़े हैं उनकी क्षमा मांगते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे 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 वंदे। सूरत वासियों नो खूब खूब आभार। जिस उमंग और उत्साह के साथ आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आने में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। सूरत का मेरा ये चौथा कार्यक्रम है आज, और इसके बाद दिल्ली जाकर के भी कुछ काम करना है। मैंने 4 कार्यक्रम आपके यहाँ किए, आप थक तो नहीं गए ना? क्योंकि मैं थकता नहीं हूं। मुझे बताया गया कि जितने लोग अंदर हैं उससे भी ज्यादा लोग बाहर हैं। उन सभी बंधुओं को जो असुविधा हुई है वे अंदर नहीं आ पाए हैं। स्वाभाविक है, उनके दिल में थोड़ा दर्द होगा, कसक होगी, मैं उनकी भी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिर कभी आऊंगा तो विराट जनसभा में उनके दर्शन कर ही लूंगा। देश का नौजवान देश का भविष्य है, और आज उत्साह, उमंग और जोश से भरे हुए इन नौजवानों के बीच में मुझे भी एक नया जोश मिल रहा है। और आजकल तो युवाओं में चर्चा है, हाउ इज द जोश।
दोस्तों, देश तेज गति से बदल रहा है। जिस आशा और अपेक्षा के साथ 2014 में आपने मुझ पर जिम्मेवारी दी, देशवासियों ने जिम्मेवारी दी। आप गुजरात के लोग तो मुझे भी जानते थे, मेरे काम को भी जानते थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं नया था। लेकिन देश ने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि आपने देश को बताया कि भरोसे करने जैसा। आज कभी चर्चा होती होगी कि देश में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, 9 करोड़ टॉयलेट बन गए, टिकना हो गया, फलाना हो गया। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। सूरत व्यापारियों की भूमि है। आपको जरूर लगता होगा कि आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा फल आपको मिल गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला होगा। दो 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे।
मैंने कहा कि निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है। नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस काम को देख करके उसको लगता है अरे मोदी जी इतना कर सकते तो ये भी कर देंगे। हमारा यही सबसे बड़ा योगदान है कि निराशा की गर्त में डूबे हुए हिंदुस्तान को आशा विश्वास और अरमानों से हमने भर दिया है और वही देश को आगे ले जाएगी। यही ताकत है जो देश को आगे ले जाएगी। कोई कल्पना कर सकता है स्वच्छता जैसा विषय देशवासियों ने अपना बना लिया, वरना हमारे देश का हाल क्या था? 2 शब्द हमारे जहन में गर कर गए थे। 2 शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो 2 शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था मेरा क्या? था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा मान लीजिए कोई कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं, भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा शब्द आता था मुझे क्या? यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ सबका विकास। हर किसी तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा, सूरत ने एक विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम की रचना की। आप नौजवानों से भी कुछ बातें करने का मुझे मौका मिलेगा। मुझे बताया गया कि कुछ नौजवान सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें। तो मेरा भाषण तो सवाल जवाब में आ ही जाएगा, तो मैं लंबा भाषण न करते हुए सवालों को निमंत्रित करता हूं। एंकर का फोन चल रहा है क्या? जी शुरू हो गया। हाँ, एक वेबसाइट के माध्यम से माननीय बहुत सारे सवालों को आमंत्रित किया गया था। हजारों सवाल आए थे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कुछ प्रश्नों को चयनित किया गया है। सबसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। पहला सवाल मैं आमंत्रित करता हूं, फैनिल परीख यहाँ पे उपस्थित है। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माइक सौंपे। फैनिल परीख यहाँ पे है, हमारे बीच खड़े हो गए हैं फैनिल परीख जी। और आप अपना सवाल सीधे पूछें, संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी फैनिल परीख जो इस वक्त B6 में खड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों की जानकारी हेतु B6 जो मेरे बाईं ओर है और खड़े हुए हैं वहां पे सफेद शर्ट में, सारे दर्शक उन्हें देख सकते हैं। फैनिल जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। फैनिल जी B6 में इस वक्त हमारे बीच में खड़े, पहले फ्लोर पे। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार।
मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और सर पहले देश में मानसिकता थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, पर इसमें अभी मैं बदलाव देख रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव संभव कैसे हुआ? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बदलाव को महसूस किया। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म, अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।